आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोब्स को स्टडी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए जो माइक्रोस्कोप का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है उनको स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए हम माइक्रोस्कोप की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी की टेक्निक क्या होती है, इसमें कौन कौन से माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इनके जो हैं पार्ट्स हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी सबसे पहले क्या है, किसी भी ऐसे किस्म का माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम क्या करें, विजिबल लाइट को यूज़ करें ताकि हम जो स्पेसिमेंस हैं उनको ऑब्जर्व कर सकें। इस टेक्निक को हम कहेंगे कि ये है लाइट माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर जो सोर्स है वो विजिबल लाइट है, जिसकी मदद से हम लोग स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या, कौन सा माइक्रोस्कोप होता है? एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर मोर देन वन लेंस जो है हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सिंगल लेंस है उसको यूज़ करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सिंगल लेंस जो है वो दो तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। पहला, फोकस का प्रॉब्लम आता है सिंगल लेंस को यूज़ करते हुए, कि जो एंटायर फील्ड है उसका फोकस जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं बन पाता, पूरा का पूरा फील्ड जो है वो कवर नहीं होता उस माइक्रोस्कोप से या सिंगल लेंस से। सेकेंडली क्या होता है, कलर्ड रिंग्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू कर देती हैं ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द फील्ड के अंदर। ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉल्व की जा चुकी हैं बाय करेक्टिंग लेंसेज, ठीक है, और जो है मैग्नीफाइंग ग्लासेस को इम्प्रूव करके। ये था जी लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद बात करते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की, कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स हैं। लाइट माइक्रोस्कोप को एक और वर्ड भी दिया जाता है जो कि है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। लिवनहुक ने सबसे पहले जो है वो माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाई थी। उसके बाद जो है 20th सेंचुरी से माइक्रोस्कोप के ऊपर काम होना शुरू हो गया। माइक्रोस्कोप जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले ही आपको बताया है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो दो तरह की हो सकती है, एक मोनोओक्यूलर और दूसरी बाइनोक्यूलर। मोनोओक्यूलर कहते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके पास सिंगल आई पीस हो, दैट इज सेड टू बी मोनोओक्यूलर। और बाइनोक्यूलर की बात करें तो उसके पास, इस तरह की माइक्रोस्कोप के पास मोर देन वन लेंस होंगे या फिर टू लेंस होंगे, बाई मीन्स टू, ठीक है। अब जो लाइट है वो एंटर करती है माइक्रोस्कोप को एक बेस के ज़रिए। माइक्रोस्कोप की एक बेस होती है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये फिल्टर कर देती है लॉन्ग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को और इनको कन्वर्ट कर देती है शॉर्ट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के अंदर। फिर इसके कुछ और पार्ट्स भी हैं। बेस के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, लाइट की बीम को कन्वर्ज करता है, एक जगह जो है वो इकट्ठा करता है, ठीक है, ताकि जो लाइट है वो पास कर सके स्पेसिमेन के थ्रू। ये होगा कंडेंसर का फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है आइरिस और डायाफ्राम। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को जो कि पास करेगी स्पेसिमेन के थ्रू और ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। जितनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगी किसी भी माइक्रोस्कोप की, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग जो स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करें। फिर हमारे पास आते हैं लेंसेज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, मैग्नीफाई करता है, बड़ा करके दिखाता है इमेज को before it passes through the body tube.
में से गुजरने से पहले ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, इसको बड़ा करके दिखाता है। फिर बॉडी ट्यूब से इमेज जो है पास करती है ओकुलर लेंस में, आई पीस के। अब ओकुलर लेंस क्या करता है, फर्दर मैग्नीफाई करता है। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्नीफाई किया, फिर ओकुलर लेंस ने उस इमेज को फर्दर मैग्नीफाई कर दिया। फिर हमारे पास आता है मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज क्या करता है, अलाउ करता है मूवमेंट को, कि हम जो है माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट कर सकें, मूवमेंट कर सकें स्लाइड की, ठीक है, ताकि हम माइक्रोब्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकें। हमारे पास आती हैं माइक्रोस्कोप के अंदर नोब्स, जैसे कि दो तरह की नोब्स हैं हमारे पास, कोर्स एडजस्टमेंट नोब और फाइन एडजस्टमेंट नोब। अब होता क्या है, जो कोर्स एडजस्टमेंट नोब है वो क्या करती है, चेंज कर देती है डिस्टेंस को बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द स्पेसिमेन फेयरली रैपिडली। अगर हमने डिस्टेंस जो है वो बढ़ाना है या फिर कम करना है तो कोर्स एडजस्टमेंट नोब उसको कंट्रोल करेगी। इसी तरह जो फाइन एडजस्टमेंट नोब है ये क्या करती है, ये भी चेंज करती है डिस्टेंस को, लेकिन ये क्या करती है, स्लोली चेंज करती है डिस्टेंस को, जबकि कोर्स एडजस्टमेंट नोब वो रैपिडली चेंज कर रही थी डिस्टेंस को। रैपिडली ये करेगी और ये करेगी स्लोली। फिर बात करते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोब की सेकंड डिफरेंस की। कोर्स एडजस्टमेंट नोब जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि लोकेशन क्या है स्पेसिमेन की, उसको लोकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और फाइन एडजस्टमेंट नोब को हम क्या करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फोकस है वो अच्छा बन पाए। शार्प फोकस के लिए हम लोग फाइन एडजस्टमेंट नोब यूज़ करते हैं। ये था डिफरेंस कोर्स एडजस्टमेंट नोब का और फाइन एडजस्टमेंट नोब का। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन कोर्स एडजस्टमेंट नोब एंड फाइन एडजस्टमेंट नोब। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। मैग्नीफिकेशन किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप की तब कैलकुलेट की जा सकती है जब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बाय द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ओकुलर लेंस। दो तरह के लेंसेज हैं हमारे पास, ऑब्जेक्टिव और ओकुलर लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो यूज़ किया जाता है टू व्यू स्पेसिमेन, जबकि ओकुलर लेंस इसलिए यूज़ किया जाता है जो कि होता है हमारे आई के बिल्कुल नज़दीक होता है, उसको ओकुलर लेंस कहते हैं। अगर हम टिपिकल वैल्यूज़ देखें माइक्रोस्कोप की विद ओकुलर लेंस तो वो ये हैं। अगर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं या फिर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो अगर उसकी पावर 3x है तो ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर 10x का ओकुलर लेंस हमारे पास होगा तो उसकी मैग्नीफिकेशन हो जाएगी 30x। और अगर लो पावर का यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोप तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हाइड्रा की 40 वैल्यू है तो 10x का ओकुलर लेंस यूज़ करेंगे तो 400x वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम यूज़ करते हैं ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 × 10 1000 टाइम्स जो है ग्रेटर जो है इसका इमेज बनेगा। अब जो ज़्यादातर जो माइक्रोस्कोप हैं उनको डिज़ाइन करते हैं माइक्रोस्कोपिस्ट और इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन बाय चेंजिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्टिव लेंस टू अनदर। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज करने की वजह से माइक्रोस्कोप जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर देते हैं मैग्नीफिकेशन को। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास इस तरह के जो
माइक्रोस्कोप होते हैं या फिर जो माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिमन को ऑब्जर्व करने के लिए, जिसमें स्पेसिमन जो है वो फोकस में रहे, इस तरह के माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं ये है परफोकल। परफोकल मीन्स इक्वल। जो परफोकल माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट है उसने ग्रेटली इम्प्रूव किया एफिशिएंसी ऑफ माइक्रोस्कोप और रिड्यूस कर दिया अमाउंट ऑफ डैमेज टू दी स्लाइड्स एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ज़्यादातर जो स्टूडेंट ग्रेड माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो परफोकल होते हैं। फिर कुछ माइक्रोस्कोप जो है इक्विप्ड होती हैं एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के साथ। अब ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का फंक्शन क्या है, ये यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है क्या, ये एक ग्लास डिस्क है जिसके ऊपर एक स्केल मार्क हुआ होता है और इसको प्लेस करते हैं इनसाइड द आई पीस बिटवीन इट्स लेंसेज। ये जो स्केल है इसको पहले कैलिब्रेट किया जाता है विद ए स्टेज माइक्रोमीटर जिसके पास मेट्रिक यूनिट्स होते हैं, इसके ऊपर इनग्रेव्ड हुए हुए, मतलब उसके ऊपर मार्किंग हुई होगी स्केल्स की। जब ये यूनिट्स जो हैं व्यू किए जाते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू वेरियस मैग्निफिकेशंस पे, तो जो माइक्रोस्कोपिस्ट हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं अपनी मैट्रिक वैल्यूज़ जो उन्हें कैलकुलेट करनी है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की। इसी तरह उन्हें सिर्फ ज़रूरत होती है द नंबर ऑफ डिवीजन्स जो कि कवर करती हैं ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट और मल्टीप्लाई करना होता है इस कैलिब्रेशन फैक्टर को उस लेंस के साथ ताकि वो एक्चुअल साइज़ जो है ऑब्जेक्ट का वो मेजर कर सकें। मेनली हम इसको यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का साइज़ मेजर करने के लिए ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को। फिर हमारे पास माइक्रोस्कोपी की कुछ टाइप्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि जो स्पेसिमन है वो क्या होगा, ब्राइट होगा, लेकिन जो कि बैकग्राउंड है वो डार्क होगा। अब ये जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है कि विजिबल लाइट को यूज़ करता है विद अ स्पेशल कंडेंसर। इसका कंडेंसर स्पेशल होगा जो कि क्या करेगा, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट ऑफ करेगा स्पेसिमन्स पे एट एन एंगल, एक एंगल बना के जो रिफ्लेक्शन करवाएगा लाइट रेज की। ये था जी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। और डार्क फील्ड के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर हम स्टेन्ड ऑर्गेनिजम्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर। फिर हमारे पास आती है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है एग्जामिन करना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टेन नहीं किया जा सकता। स्टेन ज़्यादा अच्छी वही चीज़ होती है जो कि डेड हुई हुई हो। स्टेनिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, कलरिंग करनी होती है डाइज के साथ, क्योंकि स्टेन यूजुअली क्या करते हैं, किल कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अगर हमने ऑब्जर्व करना है अलाइव और अनस्टेन्ड को, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के पास भी एक क्या होता है, स्पेशल कंडेंसर होता है, और इसके पास क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होंगे जो कि स्मॉल डिफरेंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। जो लाइट है पास करती है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसका वेरियस जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं उन इंडिसेस को और डिफ्रैक्शन जो है उनकी वो चेक करते हैं। जो चेंजेस हैं स्पीड ऑफ लाइट के अंदर वो देखे जा सकते हैं डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ब्राइटनेस। ये था जी हमारे पास फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की टेक्निक। फिर हमारे पास आते हैं नोमाट्सकी डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। नोमाट्सकी इसका सेकंड नेम है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और इस टेक्निक को कहते हैं कि डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी।
इस माइक्रोस्कोप के अंदर हमने क्या करना है, यूज़ करना है डिफरेंसेस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। डिफरेंट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आएंगे, उनके डिफरेंस को हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, इसके अंदर भी अनस्टेन्ड सेल्स और स्ट्रक्चर्स को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोप है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये प्रोड्यूस करती है मच हायर रेजोल्यूशन। और इसकी डेप्थ की बात करें फील्ड की, तो शॉर्ट डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, तो थिकनेस होती है स्पेसिमेन की जो कि फोकस में है, ठीक है। वो क्या कर सकती है, वो 3D इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है रोमार्स की माइक्रोस्कोप के अंदर। थ्री डी इमेज प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। फिर हमारे पास आती है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूवी लाइट यूज़ करते हैं। यूवी लाइट यूज़ की जाती है ताकि एक्साइट करे मॉलिक्यूल्स को, ताकि उनको ऑब्जर्व किया जा सके। और फिर ये क्या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ्स की लाइट को। जो ओरिजिनल लाइट इनको स्ट्राइक कर रही थी उससे लॉन्गर वेवलेंथ्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं प्रोड्यूस होती हैं, ब्रिलियंट शेड्स उसके अंदर आ जाती हैं, ऑरेंज, येलो या फिर येलो ग्रीन। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि सूडोमोनास हैं, ये क्या करता है, फ्लोरोसिस करता है नेचुरली व्हेन इरेडिएटेड विद अल्ट्रावायलेट लाइट। जब इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ती है तो ये इसके अंदर से रेडिएशन जो हैं वो इमिट होती हैं, उसके अलावा ये शाइन करना शुरू कर देगा। दूसरे ऑर्गेनिज्म जिस तरह के माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस और ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये भी क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हमारे पास एक डाई है फ्लोरोक्रोम। फ्लोरोक्रोम क्या है, फ्लोरेसेंट डाई है जो हम यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी जो बैकग्राउंड है वो हम लोग डार्क यूज़ करते हैं। हमारे पास फ्लोरोक्रोम की एक एग्जांपल है एक्रिडाइन ऑरेंज। ये एक ऐसा फ्लोरोक्रोम है जो कि बाइंड कर देता है न्यूक्लिक एसिड्स को और कलर कर देता है ब्राइट ग्रीन और ऑरेंज ग्रीन इन कलर्स को और येलो। और ये डिपेंड करता है फिल्टर सिस्टम के ऊपर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर। समटाइम्स क्या होता है कि ये स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हमने स्क्रीनिंग करवानी है सैंपल्स की तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाएगा। फिर हमारे पास एक टेक्निक आती है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीजन है, ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं टू डिटरमिन कि जो एक एंटीजन है वो प्रेजेंट है या नहीं। अब एंटीजन क्या है, एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है जो कि माइक्रोब के तौर पर एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास एंटीजन है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है एज एन इम्यून रिस्पॉन्स टू एन इन्वेडिंग एंटीजन। जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बॉडी के अंदर। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्लिनिकल स्पेसिमेन जैसे कि ब्लड, सीरम उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर एक पेशेंट का स्पेसिमेन है, उसके पास एक पर्टिकुलर एंटीजन है, तब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रिस्पॉन्स करेंगी और उसके खिलाफ फाइट करेंगी। अच्छा जी, इस तरह की जो टेक्निक है ये यूज़ होती है इम्यूनोलॉजी के अंदर। इम्यूनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम्स को। फिर हमारे पास एक और टाइप आती है कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं और ये जो लाइट होगी ये होगी यूवी लाइट। यूवी लाइट को यूज़ करेंगे और एक्साइट करेंगे फ्लोरेसेंट केमिकल डाइस को और फिर वो क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे।
इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करते हैं। होता क्या है, इसके अंदर एक पिन होल या फिर एक स्लिट होगा, होल होगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर जो रिजल्टेंट फ्लोरेसेंट इमेजेस होंगी वो फोकस्ड होंगी एक डिटेक्टर के ऊपर, जो कि एक स्मॉल अपर्चर है या फिर स्लिट है इस माइक्रोस्कोप के अंदर। अच्छा जी, एक कंप्यूटर क्या कर सकता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है इमेज को फ्रॉम द इमिटेड लाइट विद द रेजोल्यूशन जो कि टेकन अप होती है 40% बेटर देन विद अदर लाइट माइक्रोस्कोप। इसके अंदर जो एक कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है जो कि 40% बेटर रिजल्ट देता है। होता क्या है, जो इमेज है वो हमें इस तरह लगती है कि जैसे बहुत ही थिन नाइफ ब्लेड कट है और वो जो स्पेसिमेन के अंदर से गुजर रहा, इस तरह की जो अपीयरेंस हमें नज़र आती है। ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कम्युनिटीज़ ऑफ माइक्रोस्कोप की स्टडी के अंदर। इसके अलावा जब हमने एग्जामिन करना होता है बायोफिल्म्स को, लिविंग बायोफिल्म्स को, तब भी जो है ये वाला माइक्रोस्कोप काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास आती है लास्ट पे डिजिटल माइक्रोस्कोपी। डिजिटल माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, एक डिजिटल कैमरा, ठीक है, वो यूज़ होता है। इसके अंदर ऑटो फोकस होता है, ऑटो अपर्चर होता है और ऑटो ही लाइट होती है। डिजिटल कैमरा होगा, प्री लोडेड इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, और इसके अंदर भी हम लाइव या फिर स्टेन्ड स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं एक मॉनिटर के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर की वजह से हम इसको टेलीकॉन्फ्रेंसी के लिए भी यूज़ करते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसी क्या है कि हम दूर बैठे लोगों के साथ भी जो है रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि इसकी जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है वो क्वाइट लिमिटेड है, हमें इसकी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन काफ़ी मुश्किल से मिलती है। दूसरा, इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से जो है ये एक ड्रॉबैक है डिजिटल माइक्रोस्कोप को यूज़ करने में कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये था जी आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।